जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.2 1.2। हमने पहली प्रश्नावली कर ली है और एक क्लास मैंने बेसिक क्लास कराई थी। इसमें जो है जो भी परिभाषाएं हैं, इसकी डिफिनीशंस हैं, वो कराई थी। और आज ये तीसरी क्लास है। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक, इस प्रश्नावली में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हमें पहले जानना ये जरूरी है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या है। हालांकि मैं ये सारी चीजें जो पहली क्लास मैंने डिफिनीशन वाली क्लास कराई थी उस क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये परिमेय और अपरिमेय ही संख्याओं पर आधारित है। ठीक, तो देखिए, समझते हैं पहले कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जो भी संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी, वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जो भी संख्या इन तीनों पर खरा उतरेगी, ठीक, समझ रहे हैं? जो भी इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी वही संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 2/3। अब बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय? चलिए चेक करते हैं। P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, पहली कंडीशन सही है। दूसरा, Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है, Q क्या वैल्यू है? Q की यहाँ पर 3 है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या है यहां पर भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो जो पहली क्लास मैंने कराई कक्षा 9th संख्या पद्धति की, जो भी है, मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक क्लास जो कराई थी मैंने, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए पूर्णांक बता दे रहा हूं एक बार। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी क्या हैं? पूर्णांक है। ठीक, संख्या रेखा जानते होंगे आप। संख्या रेखा में लिखी गई सारी की सारे पूरे अंक, मतलब कि वो दशमलव में नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। मतलब पूरा अंक,
मतलब अंक जो होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, संख्या जो होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, ना दशमलव में होनी चाहिए ना रूट में होनी चाहिए। ठीक, तो बताइए क्या ये 3 पूर्णांक है? आप कहेंगे जी भैया है। बताइए 2 पूर्णांक है? तो आप कहेंगे 2, यहाँ से 1 2 3, ये अनंत तक जाएगा। इस तरह यहाँ पर ये माइनस में 3 आएगा, यहाँ तक अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत तक। ठीक, तो ये 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, तो यानी कि 2/3 एक हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 4। बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो 4, इसके नीचे हम 1 का बटा लगा सकते हैं। जी लगा सकते हैं। फिर देखिए P/Q के रूप में है। हाँ P/Q के रूप में है। पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी बात Q0 है, Q0 नहीं है। यही कह रहा है कि Q0 नहीं होना चाहिए, तो Q0 भी नहीं है, ये भी सही है। अगली कंडीशन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो P और Q दोनों क्या है? देखिए Q क्या है? एक पूर्णांक है। आप कहेंगे जी 4 4 यानी 4, ये 4 भी यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, तो ये भी पूर्णांक है। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन हमारी क्या कर रही है? फॉलो कर रही हैं। तो ये हमारा जो 4 है ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, फिर अगली संख्या लेते हैं। मैंने कहा 0 ले लीजिए, 0 0। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आज पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। 0 के नीचे हम 1 का बटा क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक, देखिए P/Q के रूप में है। जी हाँ P/Q के रूप में है। अगला Q0 है, Q0 नहीं है। P0 हो सकता है, P0 हो सकता है लेकिन Q0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो Q0 नहीं है, ये बात भी सही है। फिर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए क्या 0 पूर्णांक नहीं है? आप कहेंगे जी भैया है। क्या 1 पूर्णांक नहीं है? आप कहेंगे जी भैया है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या 0 एक परिमेय संख्या नहीं है? आप कहेंगे जी भैया है। जान गए कि 0 परिमेय है कि अपरिमेय? आप कहेंगे आज के बाद हम कभी गलत नहीं करेंगे कि 0 अगर पूछा जाएगा हमसे कि 0 परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम हमेशा यही बताएंगे कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल पर। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। पहली चीज तो ये P/Q के रूप में नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा √2, √3, √4, √5, मैंने लिखा √10, मैंने लिखा √25, मैंने लिखा √64। बताइए कौन कौन सी संख्या इसमें अपरिमेय है और कौन कौन सी परिमेय है? आप कहेंगे जी इसमें तो सारी रूट के अंदर दिख रही हैं, ये तो सारी की सारी ही अपरिमेय। नहीं, वे संख्याएं अपरिमेय हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे ये 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो 2 एक हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। फिर √5 है। देखिए √5 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है? नहीं होता, ये अपरिमेय हो गई। √10 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है? नहीं होता, ये भी हमारी अपरिमेय हो गई। फिर √25 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है? नहीं होता, सॉरी √25 का पूरा पूरा वर्गमूल क्या होता है? होता है, क्या होता है? 5। तो 5 एक परिमेय है कि अपरिमेय? 5 एक परिमेय संख्या है। फिर √64 64, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? आप कहेंगे जी भैया होता है। क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। 64 का वर्गमूल 8। ठीक, तो ये भी जो भी जिन संख्याओं का या जो संख्याएं रूट के बाहर आ जाएं
मतलब कि वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा हो वो संख्या हमेशा क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अब एक चीज और देखेंगे, देखिए मैं इसे इरेज कर, ये समझ में आया एग्जाम्पल इनके। अब एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। आप कहेंगे अभी चेक कर ले रहे हैं, पाई के नीचे 1 का बटा लगा सकते हैं, आप कहेंगे जी P बटे Q के रूप में है, सही है। Q 0 नहीं है, आप कहेंगे ये भी सही है। तीसरी बात कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो मैंने बताया माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत की भी जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी भी संख्या रेखा में पाई पढ़ा है कि संख्या रेखा में पाई मिला हो आपको, कहीं यहाँ पर कहीं प्लस का पाई मिला हो, माइनस का पाई मिला हो, कहीं मिला हो? आप कहेंगे जी भैया हमने तो नहीं पढ़ा। तो अगर ये यहाँ पर ये संख्या रेखा में नहीं आती कहीं पर, या यहाँ पर नहीं आती, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो तीसरी कंडीशन फेल हो गई। अगर तीसरी कंडीशन फेल हो गई तो पाई हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। आया समझ? ठीक, चलिए अब चलते हैं हम एक फैक्ट और उसके बाद चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आपको कहीं भी कोई भी परिमेय संख्या दे दे, जैसे 4/5, और प्लस में अपरिमेय जोड़ दे, अपरिमेय दे दे कि +√2, या फिर कहीं पर आपको परिमेय संख्या दे, अपरिमेय संख्या दे दे और उसके गुणा में परिमेय संख्या को लिख दे, ये। तीसरी बात, कहीं पर आपको क्या कहे, परिमेय संख्या दे दे, मैंने ले लिया 10, और इसकी बटे में क्या दे दे, भाग में अपरिमेय संख्या दे दे। कहीं पर आपको परिमेय संख्या दे दे और माइनस में अपरिमेय संख्या दे दे, ये चारों चीजें याद रखनी। कभी भी यदि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या आ जाती है तो हमेशा वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। ध्यान सुनेंगे कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में पर अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या गुणा कर दें या घटा दें या फिर क्या कर दें, भाग दे दें, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी। जैसे अगर हम किसी परिमेय है या परिमेय है, इसमें हमने जोड़ दिया, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाए कि 4/5 +√2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप हमेशा बताएंगे कि ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, हम परिमेय में अपरिमेय का गुणा करा रहे हैं, तो ये दो पूरी की पूरी संख्या पूछी जाए आपसे तो कि ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। आया समझ? इस तरह यहाँ पर ये √10/√5 है, √5 अपरिमेय है लेकिन 10 क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर मैंने बताया कि परिमेय के साथ अपरिमेय कहीं पर भी शामिल हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, इस तरह यहाँ पर 4/5 -√7 अपरिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन दोनों एक साथ पूछी जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। चलिए, आया समझ में, क्लियर है? कहीं पर आपसे पूछेगा, दे देगा परिमेय संख्या प्लस में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या माइनस में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या गुणा में हो अपरिमेय संख्या के, या परिमेय संख्या भाग में हो अपरिमेय संख्या के, तो हमेशा जो संख्या टोटल जो संख्या लिखी होगी, आपसे जो पूछेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन है हमारे।
प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन में सत्य और असत्य छांटिए। पहला कथन है सत्य असत्य छांटना, हमें सही गलत बताना है, सत्य और असत्य सही गलत बताने। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। चलिए पहला कथन है, पहले इससे ही निपट लेते हैं, बाद में आगे चले। ठीक, पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे, ये कथन सही है या गलत। मैंने बताया था कि जब मैंने पहली क्लास करवाई थी संख्या पद्धति, उसमें बताया था मैंने कि वास्तविक संख्या दो होती, दो भाग होते हैं वास्तविक संख्या के। एक होता है अपरिमेय और दूसरा होता है परिमेय, यही बताया था। आप कहेंगे जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने भी पहली क्लास ना की हो वो जाकर पहली क्लास से कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक, अपरिमेय और अपरिमेय, देखिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही अपरिमेय आती है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही परिमेय आती है। तो पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं है? आप कहेंगे जी है। अगर है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कुछ भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत लिखा हो, सभी की सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। यानी कि कथन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला कथन क्या है? सही है। अब चलते हैं अगले कथन में। अगला कथन क्या कह रहा है? अगला कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। यही कह रहा हो? आप कहेंगे जी का होता है। रूट m के रूप का होता है। ठीक, देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, ये कथन सही है या गलत। ठीक, देखिए संख्या रेखा यही होती है, कहाँ तक? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। मध्य में क्या होता है? 0। इसके दाईं साइड क्या होती हैं? प्लस की संख्याएं, और बाएं साइड क्या होती हैं? माइनस की संख्याएं, ये होती हैं। आप कहेंगे जी ये होती है। ठीक, अब देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यही कहा है। आप देख के बताइए मुझे, क्या ये सारे के सारे जो अंक लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या ये रूट m के रूप की हैं? आप कहेंगे भैया हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कि ये रूट m के रूप की है। अगर ये रूट m के रूप की नहीं है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक संख्या रूट के अंदर है, तो क्या कहीं पर आपको रूट के अंदर की संख्या दिख रही है? रूट के अंदर लिखी हुई है कोई संख्या? आप कहेंगे नहीं लिखी हुई है। तो अगर नहीं लिखी हुई है तो ये प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का कैसे होता है? अगर नहीं है तो नहीं होता है, यानी कि ये कथन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगला कथन क्या कह रहा है? अगला कथन है कि
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज जो ऊपर लिखा है मैंने इसमें क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यहां पर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए ये मैं यहाँ पे लिख रहा गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। चलिए ये कथन सही है या गलत ये भी चेक कर लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि वास्तविक संख्याएं, ये जो वास्तविक संख्या लिखी हुई हैं ये दो होती हैं, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। यही बताया था, एक होती है अपरिमेय। कथन पढ़ेंगे अब। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या जो वास्तविक संख्या है ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत है? आप कहेंगे जी भैया ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो खुद वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कैसे हो जाएगी? दिमाग सोचिए आप कि यदि जैसे देखिए समझिए, चलिए ठीक है ऐसे ही समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं। कि ये अगर इसका लड़का है और ये भी इसका लड़का है, ठीक, ये मान लीजिए पिताजी हो गया इसका, इन दोनों का, ये पिताजी हो गया। अगर ये पिताजी है, इसका एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि पिताजी एक अपरिमेय संख्या, कि पिताजी का जो पिताजी है वो ये है, यानी कि ये कह रहा है कि इसका लड़का ये है। ये कैसे हो गया? ये भी हो सकता है। आप कहेंगे नहीं हो सकता है, कि जो उसका बेटा है वो अपने बाप का बाप कैसे हो सकता है? चलिए, तो यानी कि ये कथन भी हमारा क्या है? गलत है। चलिए इरेज कर दे इसे। आ गया समझ में? आप कहेंगे जी। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरेज कर दो इसे मैं। चलिए इरेज कर दे रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी अपरिमेय होते, ये कह रहा है। आगे क्या कहा है? यदि नहीं होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। ठीक, चलिए इसको भी समझते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, उन सभी का जो वर्गमूल निकाला जाए, उन सभी का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो सब की सब अपरिमेय हो जाएगी, ये कह रहा हूं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने निकाला √2 का निकालिए, तो ये तो अपरिमेय है, अभी सही है। √4 का निकालिए वर्गमूल,
तो √4 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने बताया जब डिफिनीशन कराई मैंने परिमेय और अपरिमेय की, मैंने बताया था कि यदि अपरिमेय संख्या या यदि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा हो तो वो संख्या हमेशा परिमेय होगी। तो क्या ये √4, उसका कहने का मतलब है कि रूट के अंदर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लिख दें वो सब अपरिमेय हो जाएंगे। तो क्या 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, आप कहेंगे जी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2, तो क्या 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी? आप कहेंगे कैसे हो जाएगी, 2 तो एक परिमेय 2 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे कैसे हो जाएगी, क्योंकि 2 तो एक परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। वही चीज उदाहरण भी पूछ रहा था, ये हमारा उदाहरण भी हो गया। ये हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि ये कथन ये हमारा क्या है, यदि नहीं, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। मतलब ये चीज क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। और एग्जांपल देखना है और देख लेते हैं। चलिए, हमने लिखा रूट के अंदर 25, ये लीजिए, धनात्मक पूर्णांक भी, धनात्मक संख्या भी है, वर्गमूल भी, रूट भी लगा हुआ, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। वो कह रहा है कि अगर किसी भी धनात्मक का वर्गमूल निकालिए वो सब अपरिमेय हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो ये परिमेय हो गई। अगर यहाँ पर ये परिमेय हो गई तो इसका कहना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, चलिए ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण, जो उदाहरण मांग रहा था वो हम इसमें क्या कर देंगे, ये 2 उदाहरण लिख दीजिए, किसको लिख दीजिए, किसको लिख दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये दोनों इसकी क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और इस प्रश्नावली का लास्ट कंसेप्ट, इस प्रश्नावली का जो लास्ट कंसेप्ट है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है कि दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। तो हम √5 को तो सीखेंगे, साथ में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इनको भी सीखेंगे। जैसे कि आप अन्य कोई भी अपरिमेय संख्या आपको दे तो आप पूरा कर पाए, ठीक है, आसानी से हल कर पाए। देखिए करते हैं पहले √2 का संख्या रेखा में निरूपण। ठीक, तो √2 को कैसे लिखेंगे, कैसे संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। देखिए कहां से, संख्या रेखा हो गई, मूल बिंदु होता है 0, इस तरफ माइनस, बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती है और दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती है। ठीक, 1 2, ठीक, यहां पर मैंने 1 यूनिट मान ली, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। आपको मान लेना जैसे कि मैंने 1 यूनिट बराबर आप उतने सेंटीमीटर मान लीजिए जितने में आपका चित्र सही बन जाए, आपका जो फिगर है वो सही बन जाए, अच्छा साफ सही दिखने मतलब बन जाए। तो 1 यूनिट बराबर मान ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर में, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है 1 यूनिट के बराबर है। ठीक, ये संख्या रेखा हो गया। फिर हमें संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए पहले इस √2 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसको तोड़ेंगे 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो √2 है इसको हमें, आप समकोण त्रिभुज जानते होंगे, ये समकोण त्रिभुज, हमें √2 को कर्ण में दर्शाना होता है, किसमें, कर्ण में। फिर वहां से आगे प्रोसेस जो होता है वो करना है। देखिए ये यहां पर क्या हो गया, ये हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक, ये कर्ण बराबर होता क्या है, यहाँ पर ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पर ये क्या है, लंब कितना है हमारा
एक, तो 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया, 1 यूनिट मान ले लिया हमने, ये 1 यूनिट हो गया। और लंब भी कितना है, एक, इसको भी 1 यूनिट ले लेंगे, ये ले लिया हमने 1 यूनिट, ये भी मान लीजिए। अब क्या करना है, ये जो यहाँ इसका मूल बिंदु 0, इसको यहाँ से मिला देना सीधा एकदम, ये पटरी की सहायता से। फिर हम लेंगे प्रकार, और प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को इस शीर्ष पर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको सीधे ये ऐसे करके ऐसे मिला देंगे इस बिंदु पर। और जो ये बिंदु आएगा, इस बिंदु, यही बिंदु को क्या हो जाएगा हमारा, √2। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये हो गया √2 का संख्या रेखा में निरूपण। ठीक, और ये वाली ये कर्ण था, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √2। अब सिद्ध कर दे थोड़ा सा, कैसे, देखिए कर्ण निकालना हमें, कर्ण इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लिया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक, तो कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर बराबर, आधार क्या है, सॉरी लंब है ना, तो लंब क्या है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AC का स्क्वायर। ठीक, रखिए यहाँ से हमें AB निकालना है, AB निकालेंगे तो BC का स्क्वायर क्या है, BC क्या है, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, प्लस AC का स्क्वायर एक है तो एक ही होगा, ये यहाँ पर स्क्वायर था इसका, ठीक है। AB का वैल्यू निकालेंगे तो एक और एक 2, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक, तो AB बराबर क्या आ गया हमारा, √2। ये हुआ संख्या √2 का संख्या रेखा में निरूपण। ठीक, इसी प्रकार हम √3 को भी करेंगे और √5 को भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं √3 को, ये हो गया, देख लीजिए एक बार सही से। चलिए √3 का संख्या रेखा में निरूपण, किसका, √3 का। चलिए √3 है, इसको भी पहले तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार तोड़ना होता है जो रूट के अंदर संख्या लिखी है, कि अगर हम उसको सॉल्व करें, उसको हल करें, तो हमें √3 ही मिल जाए, इस प्रकार तोड़ना होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको 1 और 2 में तोड़ रहा हूं, तो इनका स्क्वायर भी होता है, इसलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो अब क्या होगा, हमें इसको 2 लाना है, मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर तो ये 5 बन जाएगा, लेकिन हमें 2 के बाद 3 ही लाना है, तो इसमें √2 करना पड़ेगा। हमें 3 नहीं, 3 ही लाना है, 5 नहीं लाना। तो फिर अगर √2 का स्क्वायर, देखिए अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है और अगर उसका स्क्वायर करें, तो हमेशा उसके ऊपर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो ये 2 आ जाएगी। रूट का मान क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2 घात में। जैसे ये 2 है तो 2 की घात 1/2, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा फाइनली, 2। ठीक, इसी प्रकार ये ऐसी का क्या आएगा, √3 को हमने 1 और √2 में तोड़ लिया, तो पहले 3 को प्रदर्शित करने से पहले हमें √2 को प्रदर्शित करना पड़ेगा पहले। तो √2 मैंने बताया कैसे करेंगे, चलिए करते हैं फिर से एक बार। √2 0 1 2, इस साइड माइनस की संख्या होती है, ये संख्या रेखा। ठीक, देखिए तो पहले 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 1 + 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यही बताया था। तो √2 के लिए 1 यूनिट जाएंगे ऊपर और ये यहाँ से मिला देंगे, 1 यूनिट ये हो जाएगा, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पर रख के इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमें क्या मिल गया, √2। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए, तो ये क्या हो गया, 1 √2। ठीक है, अब
हमें क्या चाहिए था, √3 चाहिए था। तो हमारे पास ये भी अब आधार कौन बनेगा, ये बनेगा हमारा। लंब क्या हमारे पास 1 है, ये लीजिए। ठीक, अब इसको यहां से क्या कर देंगे, मिला देंगे यहां से ये। अब फिर से क्या करना है, लंगड़ा प्रकार की नोक यहां पर रखनी है और पेंसिल की नोक यहां पर रखनी है और इसको ऐसे मिला देना। ठीक, तो ये यहां पर जो बिंदु आएगा ये हो जाएगा √3। ये किसका संख्या में रेखा में निरूपण हो गया, ये हो गया √3 का। ठीक, चलिए इसको देख भी ले तो सिद्ध भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको माना A B C D। चलिए AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, AB हमें निकालना होता है, तो AB बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर ही हमें लिख देते हैं। ठीक, तो लंब क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो AB बराबर क्या आएगा 3, AB स्क्वायर बराबर 3, लेकिन हमें AB स्क्वायर बराबर 3 और हमें AB चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा ये। तो AB बराबर क्या आ गया √3। ये हो गया √3 का संख्या रेखा में निरूपण। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। अब जो क्वेश्चन में हमारे दिए था उसको करेंगे, दिए था √5। चलिए इरेज कर दूं मैं इसे। चलिए √5 का संख्या रेखा में निरूपण। √5 को क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये 1 4 1 5 रूट के अंदर क्या बन जाएगा 5 ही हमें मिल जाएगा। मैंने बताया कि उस वैसे उन संख्याओं में तोड़ना है कि उन्हें हल करने के बाद जो संख्या हमारे पास दी है, जो √5 दिया और √5 मिल जाए। ठीक, चलिए ये लंब होता है, ये आधार होता है 0, यहाँ पर -1, ये आएगा 1 2 1 2 3। आधार क्या है हमारे पास 2 यूनिट है। ठीक, लंब क्या है 1 है, 1 यूनिट खींच दिया हमने। ठीक है, चांदी से ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना होता है, चांदी से बना लेंगे। ठीक, अगर चांदी से नहीं बनाना है तो फिर यहाँ से और यहाँ से फिर वो ज्यादा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चांदी से बना लीजिए आप। ठीक, ये क्या होगा, इसको हमें कहां से मिलाना होता है 0 से ये, फिर यहाँ से लंगड़ा प्रकार यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल की नोक और इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो बिंदु क्या होगा √5 हो, क्या होगा √5। ये हो गया √5 का संख्या रेखा में निरूपण। ठीक, अब इसको मान लेता हूं मैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AC का स्क्वायर, ये भी निकालना है हमें। ठीक है, तो BC क्या है 2 है, तो 2 सॉरी BC क्या है 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये AB बराबर हो जाएगा 5, AB स्क्वायर बराबर 5, तो AB बराबर √5। ये हो गया √5 का संख्या रेखा में निरूपण। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं से आज हम आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।